कभी बीच नहीं गए। भाव ने अपने जीवन में सेवा, समर्पण और मार्गदर्शन की जो मिसाल कायम की, वो हम सभी के लिए एक प्रेरणा स्रोत रहेगी। भाव का आशीर्वाद और मार्गदर्शन हमेशा हमारे साथ रहेगा। सुस्वागतम। सार्वजनिक श्री गणेशोत्सव मंडल भाटला देवी मंदिर परिसर पूर्व आए हुए सभी गणेश भक्तों का हार्दिक स्वागत करता है। इस वर्ष मंडल अपने 53 वर्ष पूरे करने जा रहा है। इस शुभ अवसर पर हमारे मंडल के संस्थापक अध्यक्ष स्वर्गीय श्री गोपाल भाऊ पेडनेकर तथा सभी कार्यकर्ताओं की तरफ से भाटला देवी मंदिर ट्रस्ट, दहीसर के रहवासी, हॉकर्स, दुकानदार, व्यापारी संगठन, बृहद मुंबई महानगर पालिका, मुंबई पुलिस, ट्रैफिक पुलिस, अग्निशमन दल और सभी सफाई कर्मचारियों को कोटि कोटि धन्यवाद। इन 53 वर्ष में मंडल ने विभिन्न तरह के सामाजिक मुद्दों को लेकर चलचित्र के माध्यम से लोगों को जागरूक करने की कोशिश की है और समाज को बेहतर बनाने में देश का सहयोग किया है। आज हम एक राष्ट्र तथा देश के रूप में कई मायनों में विकसित हो चुके हैं, लेकिन आज भी कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिनसे लोग अनजान हैं तथा जानते तो हैं परंतु जागरूक नहीं है। एक ऐसा ही मुद्दा इस वर्ष भी हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। आइए हम आपको मिलाते हैं एक खुशहाल परिवार से। इस परिवार में एक माँ, उनका बेटा, बहू और 5 साल की पोती खुशी। कैसे एक दिन में ही इस परिवार की खुशियां हम में बदल जाती हैं। दादी, मेरी ड्राइंग देखो ना। अरे वाह, बहुत सुंदर है। माँ, खाना खा लो, ठंडा हो जाएगा। आ रही हूँ बेटी। राजीव कहाँ है? मेरा हाँ माँ। मेरे सीने में कुछ भारी सा लग रहा है। राजीव जल्दी आ जाओ, माँ की तबीयत ठीक नहीं लग रही। क्या हुआ माँ? सीने में हल्का दर्द हो रहा है। राजीव, अभी हॉस्पिटल चलते हैं। नहीं, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। लेकिन थोड़ी देर बाद दर्द तेज हो गया और माँ बेहोश हो गई। माँ, मीरा, जल्दी एम्बुलेंस बुलाओ। एम्बुलेंस आई। एम्बुलेंस में मीरा और राजीव बहुत घबराए हुए थे और उनके मन में ख्याल आ रहा था कि कहीं ये हार्ट अटैक तो नहीं। क्या हुआ था? सीने में दर्द था, फिर माँ बेहोश हो गई। घबराई नहीं, अब बाहर इंतजार कीजिए, हम चेक करें। 2 घंटों बाद माँ की तबीयत कैसी है अब सर? माँ जी के बीपी, ईसीजी, 2D एको और कलर डॉपलर के कुछ टेस्ट किए थे। सभी रिपोर्ट्स देखकर लग रहा है कि हार्ट में ब्लॉकेज हो सकता है। हमें एंजियोग्राफी करनी होगी। एंजियोग्राफी? वो कब करनी होगी? 2 दिन माँ जी को आईसीयू में रखेंगे, उसके बाद करेंगे। इस तरह 2 दिन तक मीरा और राजीव कभी अस्पताल तो कभी मेडिकल के चक्कर लगाते रहे। कभी ये दवा लानी है तो कभी वो दवा। लेकिन माँ की तबीयत असल में कैसी है ये उन्हें अब तक समझ नहीं आ रहा था। और फिर 2 दिन बाद एंजियोग्राफी की गई। राजीव जी, एंजियोग्राफी रिपोर्ट में 3 ब्लॉकेजेस नजर आ रहे हैं। हमें तुरंत बाईपास सर्जरी करनी है। माँ तो अब ठीक लग रही है, क्या सर्जरी जरूरी है? ये रिपोर्ट्स देखने के बाद हम रिस्क नहीं ले सकते। यदि आप इन्हें घर लेके जाना चाहते हैं तो लेके जा सकते हैं, लेकिन ले जाने के बाद कुछ अगर होता है तो इसके जिम्मेदार आप। सर, ऑपरेशन में कितना खर्च आएगा? 2 दिन आईसीयू,
सभी रिपोर्ट्स और ऑपरेशन का पूरा खर्च कुल मिलाकर 7 से 9 लाख रुपए हो जाएंगे। तो आप लोग जल्दी तय कीजिए। ठीक है डॉक्टर साहब, ऑपरेशन की तैयारी करिए। आप पहले बिलिंग काउंटर पर जाकर पैसे जमा करा दें। सर, इतने पैसे अरेंज करने में वक्त लगेगा। तब तक आप ऑपरेशन की तैयारी शुरू करिए। माफ करना मैडम, जब तक पैसे जमा नहीं हो जाते हम आगे का इलाज शुरू नहीं कर सकते। डॉक्टर की बात सुनकर राजीव और मीरा हैरान रह गए। ऑपरेशन तो कराना ही, किसी तरह जान पहचान वालों से मदद लेकर सुबह तक पैसों का इंतजाम हो गया। पैसे जमा कराने के बाद ऑपरेशन शुरू हुआ। 5 घंटे के लंबे ऑपरेशन के बाद डॉक्टर साहब बाहर आते हैं। सर, क्या हुआ? माँ की तबीयत कैसी है? सॉरी हम माँ जी को नहीं बचा पाए। हमने पूरी कोशिश की लेकिन उनका दिल बहुत कमजोर था। कुछ दिन बाद राजीव का दोस्त अरविंद उनसे मिलने आता है, जो कि खुद एक हार्ट सर्जन है। राजीव, माँ का समाचार सुनकर बहुत दुख हुआ। मैं उस समय इंडिया से बाहर था, लेकिन माँ की तबीयत तो वैसे ठीक थी ना? हाँ, सब ठीक था। सिर्फ सीने में दर्द हुआ। रात के समय पास का क्लिनिक बंद था, तो हम उनको हॉस्पिटल लेके गए। राजीव, मुझे रिपोर्ट दिखा सकते हो? रिपोर्ट्स में ब्लॉकेज तो हैं, पर ये ब्लॉकेज इतने गंभीर नहीं थे और ना ही सर्जन की जरूरत थी। 3 महीने की दवा और निगरानी काफी होती। ये घोटाला है, ये सरासर लूट है यार। हम अब तक समझ नहीं पा रहे थे। सब कुछ इतना जल्दी हो गया कि हम ज्यादा सोच भी नहीं सके और डर में आकर सब कुछ मान लिया। माँ हमारी जिम्मेदारी थी और हम उनको बचा नहीं सके। मतलब माँ को जबरदस्ती? हाँ, डर दिखाकर पैसे और जान दोनों ले ली। मुझे माफ कर देना माँ, मुझे माफ कर देना माँ। तो आपने देखा, राजीव और मीरा की कहानी सिर्फ एक परिवार की कहानी नहीं है। ये उन हजारों लोगों की कहानी है जो अपनों की जान बचाने के लिए हर संभव कोशिश करते हैं, व्यवस्था की लालच भरी दीवारों से टकरा जाते हैं। डॉक्टर्स फरिश्ते होते हैं, पर कुछ लोग इस पेशे को बदनाम कर रहे हैं। झूठे टेस्ट, डरावनी रिपोर्ट्स और जबरदस्ती सर्जरी। आए दिन हम लोग इलाज के नाम पर हो रही ठगी की खबरें देखते और पढ़ते हैं। जैसे कि दिल्ली में एक माँ के इलाज के लिए 1 करोड़ का बिल, इलाज बीच में छुड़वाया गया। गुड़गांव में एक युवा का दोबारा इलाज किया गया, ऑपरेशन के नाम पर 42 लाख का बिल। पंजाब में मुर्गे के इलाज के नाम पर की गई ठगी और इसी तरह की कई खबरें। आइए अब नजर डालते हैं भारत में इलाज के खर्च की सच्चाई पर। आज भारत में हर 10 में से 6 परिवार इलाज के खर्च से कर्ज में डूब जाते हैं और कई बार कर्ज चुकाने में इनकी सारी प्रॉपर्टी तक बिक जाती है। औसतन एक गंभीर बीमारी का बिल 1 लाख से 16 लाख तक पहुंच जाता है। आज इलाज करना इतना महंगा है कि गरीब के घर में बीमारी आना मतलब तबाही। प्राइवेट अस्पतालों में जरूरत से ज्यादा टेस्ट और महंगा इलाज अब आम बात हो गई है। आइए देखते हैं भारत और अन्य देशों में इलाज की स्थिति कैसी है। यूरोप, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया में आम जनता के लिए इलाज लगभग फ्री है। जापान में टेस्ट और दवाइयों की कीमतें सरकार तय करती है। जर्मनी में सभी नागरिकों के लिए सरकारी हेल्थ इंश्योरेंस अनिवार्य है। भारत में केवल 35% जनसंख्या के पास हेल्थ इंश्योरेंस है।
भारत में अभी भी हेल्थ पर सिर्फ जीडीपी का करीब 1.2% ही खर्चा होता है, जो बहुत कम है। भारत अपनी स्वास्थ्य व्यवस्था कैसे बेहतर बना सकती है? यहाँ सामान्य जनता को ध्यान देना होगा कि डॉक्टर से खुलकर सवाल पूछे। वो आपकी दुश्मन नहीं, लेकिन भगवान भी नहीं है। सही जानकारी ले, जागरूक बने, सरकारी योजनाओं का लाभ उठाए। हर परिवार को हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए, लेकिन पढ़कर और समझकर। बड़े ऑपरेशन या महंगे टेस्ट से पहले सेकेंड ओपिनियन जरूर ले। वही सरकार की जिम्मेदारी है कि आयुष्मान भारत, महात्मा फुले योजना जैसे सरकारी योजनाओं का सही प्रचार करे, जिससे लोग इन योजनाओं का आसानी से फायदा उठा सके। सरकारी अस्पतालों में मुफ्त टेस्ट और दवा तो है, मगर सरकारों को इन अस्पतालों की संख्या और गुणवत्ता बढ़ानी होगी। हर डॉक्टर को ब्रांड के साथ जेनेरिक दवाइयाँ लिखनी चाहिए और हर मेडिकल में ये दवाइयाँ मिलनी भी चाहिए, ये सुनिश्चित किया जाए। वार्षिक बजट में हेल्थ पर विशेष ध्यान दिया जाए और बजट में वृद्धि हो। झूठे इलाज, रिपोर्ट या ऑपरेशन करने पर कड़ी सजा होनी चाहिए। मेडिकल शिक्षा में नैतिकता पर विशेष ध्यान दिया जाए। यहाँ डॉक्टरों की नीयत पर शक नहीं है। लाखों डॉक्टर्स आज भी ईमानदारी से सेवा कर रहे हैं, लेकिन समस्या ये है व्यवस्था के व्यापारीकरण, अस्पतालों के टारगेट्स, इंश्योरेंस कंपनियों के नियम, इन सब के बीच मरीज बस एक ग्राहक बनकर रह गया है। सही मायनों में आज बीमारी से ज्यादा डर अस्पतालों के बिल से लगता है। राजीव जैसे लाखों परिवार तभी मुस्कुराएंगे जब अस्पताल सेवा का मंदिर बनेंगे, न कि व्यापार का जंजाल। क्योंकि इलाज में हुई गलती पैसों से नहीं, अपनों की जिंदगी से चुकानी पड़ती है। गणपति बप्पा विघ्नहर्ता है, जो विघ्न दूर करते हैं। हम सभी मिलकर गणपति बप्पा से प्रार्थना करते हैं कि इस स्वास्थ्य संकट के विघ्न को हराने में हमारी हर तरह से सहायता करें। बोलो गणपति बप्पा मोरया। सिंदूर लाल चढ़ायो अच्छा गजमुख को, धूंधिल लाल विराजे सुत गौरी हर को। हाथ लिए गुड़ लड्डू साई सरोवर को, महिमा कहे न जाए धूपद को। जय देव जय देव जय जय की गणराज विद्या सिद्धाता, धन्य गुहारो दर्शन में राम नमस्कार। जय देव जय